Hello students and welcome to lecture 9 of Computer Science, paper 2, Object Oriented Programming with C++. In previous lecture, I have explained specifying a class, how to specify a class in C++, how to create an object in C++, and private and public data members and member functions in C++. I am going to continue unit 2, remaining topics, that is defining inline member function, static data members and so many. So let's first of all let's see the content of this video. So let's see the content of this videos. Unit 2, classes and object. First topic is defining inline member function, second is static data member and member function, third is arrays within class, and fourth is arrays of object, fifth is object as function argument, and sixth is returning object. So let's start with the first topic, that is defining inline member function. So let's see what is inline member function. So defining inline member function. So how to define or what is inline member function? You may either define a member function inside its class and definition, or you may define it outside if you have already declared but not defined the member function in the class definition. सो ये नॉर्मल मेंबर फंक्शन जैसा ही होता है, जैसे कि हम फंक्शंस जो है क्लास के साथ में हम लोग डिफाइन करते हैं. क्लास के अंदर हम लोग दो चीज़ें डिफाइन करते हैं, एक तो डेटा मेंबर, दूसरा होता है मेंबर फंक्शन. तो इनलाइन फंक्शन जो है ये हम लोग क्लास के इनसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं. सो डिफाइन इट्स आउटसाइड इफ़ यू हैव ऑलरेडी डिफाइन, आपने डिक्लेयर किया हुआ है, आपने फंक्शन को जो है क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उसकी डेफिनेशन जो है वो आउट ऑफ द क्लास के बाहर हम लोग उसकी डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनेशन? कि वो फंक्शन का स्पेसिफिक रूल वर्क क्या है, वो क्या करने वाला है, तो वो हम वहाँ पर आउटसाइड क्लास में डिफाइन कर सकते हैं. member function that is defined inside its class member list called as an inline member function. Inside its class क्या बोल रहा है? member function that it defined inside its class member. क्लास मेंबर के अंदर ही अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं इनलाइन मेंबर फंक्शन. मेंबर फंक्शन दैट इज डिफाइंड इनसाइड इट्स क्लास के अंदर ही डिफाइन होता है एंड लिस्ट इज कॉल्ड एज एन इनलाइन मेंबर फंक्शन. Member function containing a few lines of code are usually declared inline. इसमें बहुत कम कोड होता है. आप इसमें हम लोग बहुत स्मॉल कोडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कोडिंग इसमें हम नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इसको इनलाइन फंक्शन कहते हैं. तो यहाँ पर फ्यू लाइंस का कोड होता है, ज़्यादा कोड यहाँ पर लिखा नहीं होता नहीं है. If you define a member function outside of its class definition, it must appear in a namespace scope enclosing with the class definition. अगर जैसे कि पहले बताया कि इनलाइन फंक्शन जो है ये क्लास के इनसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के आउटसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जब हम क्लास के आउटसाइड इसको डिफाइन करते हैं, क्लास से बाहर जब हम इसको डिफाइन करते हैं, देन इट मस्ट बी अपीयर इन नेम स्पेस स्कोप. यहाँ पर उसका स्कोप हमें बताना होता है, पहले ही उसका जो नाम है वो डिक्लेयर करना पड़ता है इंक्लोजिंग द क्लास डेफिनेशन. क्लास डेफिनेशन के अंदर ही हमें उसको डिफाइन करना पड़ता है. यू मस्ट ऑल्सो क्वालिफाई द मेंबर फंक्शन नेम यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. जब हम क्लास के बाहर अगर कोई क्लास के बाहर अगर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, क्लास हमने मेंबर फंक्शन जो है वो हमने क्लास के अंदर ही डिक्लेयर किया है, लेकिन अगर हम उसकी बॉडी जो है वो बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसको स्पेसिफाई करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू. An equivalent way to declare an inline member function is to either declare it in the class with the inline keyword and define the function outside of class, or define it outside of the class declaration using the inline keyword. तो जब भी आप इनलाइन मेंबर फंक्शन बना रहे होते हैं तो आपको वहाँ पर कीवर्ड लगाना पड़ता है इनलाइन. डिक्लेयर्ड इट इन द क्लास के इनसाइड में भी आपको इनलाइन कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा और क्लास के बाहर भी आपको इनलाइन कीवर्ड आपको वहाँ पर डिक्लेरेशन के टाइम पर यूज़ करना पड़ेगा कि आप इनलाइन मेंबर फंक्शन डिज़ाइन कर रहे हो. आफ्टर दैट लेट्स सी एग्जांपल ऑफ इनलाइन फंक्शन. तो सिंटेक्स ऑफ इनलाइन मेंबर फंक्शन क्या है?
जैसे कि पहले बताया कि इनलाइन मेंबर फंक्शन इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। और इनलाइन मेंबर फंक्शन डिजाइन करने के लिए हमें उसके सामने कीवर्ड लगाना पड़ता है इनलाइन। तो इसका सिंटैक्स है इनलाइन रिटर्न टाइप क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मेंबर फंक्शन नेम। अब इनलाइन कीवर्ड यूज किया, रिटर्न टाइप वॉइड है, नॉन वॉइड है, वैल्यू रिटर्न करके देगा, नहीं रिटर्न करके देगा, ये हमको वहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कौन सी क्लास के अंदर है वो हमें बताना पड़ेगा। एंड मेंबर फंक्शन का नाम, जो भी आपने उस इनलाइन मेंबर फंक्शन का नाम रखा है वो हमको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्लास, यहाँ पर क्लास स्टूडेंट है, यहाँ पर हमने वेरिएबल लिए हैं रोल नंबर, कैर्स, स्टूडेंट नेम 30 उसका एरे लिया हुआ है, इंट एज, पब्लिक। यहाँ पर दो मेंबर फंक्शन डिफाइंड हो रहे हैं, वॉइड एक्सेप्ट एंड वॉइड डिस्प्ले। प्रोटोटाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दोनों यहाँ पर वॉइड एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर सिर्फ हमने फंक्शन का नाम सिर्फ डिक्लेयर किया है, वॉइड एक्सेप्ट एंड वॉइड डिस्प्ले। अब इसकी बॉडी जो है हम आउटसाइड द क्लास डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट, स्कोप रिजोल्यूशन, वॉइड एक्सेप्ट, मेंबर फंक्शन आउटसाइड क्लास। ओके, एंटर द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, इंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड एज। ये तीनों चीजें हमें वहां पर उसको स्पेसिफाई करनी होगी। आफ्टर दैट अब देखो ये नॉर्मल मेंबर फंक्शन था, वॉइड एक्सेप्ट जो था ये नॉर्मल मेंबर फंक्शन था। अब देखो इनलाइन मेंबर फंक्शन, इनलाइन वॉइड स्टूडेंट फंक्शन कौन सा है, डिस्प्ले। तो अब यहाँ पर जो ये वॉइड डिस्प्ले जो हमने क्लास के अंदर इनसाइड डिक्लेयर किया था वही फंक्शन को हमने यहाँ पर एज अ इनलाइन मेंबर फंक्शन डिजाइन किया है, इसलिए हमने इनलाइन कीवर्ड का यूज किया है। लेकिन हमने एक्सेप्ट में हमने इनलाइन का यूज नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्ट जो है ये एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन है और वॉइड डिस्प्ले जो है ये इनलाइन मेंबर फंक्शन है। तो यहाँ पर रोल नंबर लिया, नेम एज ऑफ द स्टूडेंट, ये हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल फॉर क्लास इनलाइन मेंबर फंक्शन। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि क्लास जब भी इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनलाइन मेंबर फंक्शन, वहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल जरूर देना होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्योरी है नहीं डिफाइन करने के लिए या फिर लिखने के लिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। आफ्टर दैट our next topic is static data member. A member function a data member of a class can be qualified as static. हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं डेटा मेंबर को एज अ स्टैटिक। द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल आर सिमिलर टू दैट ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल। जैसा स्टैटिक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, स्टैटिक डेटा मेंबर है सर्टन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर, जैसा स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन करता है वैसा ही स्टैटिक डेटा मेंबर भी फंक्शन करता है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है उनकी। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिक डेटा मेंबर के, तो देखते हैं कौन सी हैं। फर्स्ट इज इट इज इनिशियलाइज टू 0 व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इज क्रिएटेड। इसको हम स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं 0 से जब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर। नो अदर इनिशियलाइजेशन इज परमिटेड, दूसरा इनिशियलाइजेशन आप नहीं कर सकते हो। मतलब डेटा मेंबर, अगर आप डेटा मेंबर को स्टैटिक बना रहे हो तो ये हमेशा इनिशियलाइज टू 0 होगा, दूसरा इनिशियलाइजेशन आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। ओनली वन कॉपी ऑफ दैट मेंबर इज क्रिएटेड फॉर द एंटायर क्लास एंड इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास नो मैटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉपी डिजाइन होगी स्टैटिक डेटा मेंबर की, उसके पूरी क्लास वही यूज करेगी, पूरी क्लास में वही शेयर होगा। इसके अलावा आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो लेकिन स्टैटिक डेटा मेंबर की एक ही कॉपी यहाँ पर रहेगी। इट इज विजिबल ओनली विद इन द क्लास बट इट्स लाइफ टाइम इज द एंटायर प्रोग्राम। सिर्फ ये क्लास के अंदर ही विजिबल रहेगा, क्लास के अंदर ही आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन पूरे एंटायर क्लास के प्रोग्राम के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा। इसकी लाइफ टाइम जो है, इसका जो लाइफ है वो पूरे प्रोग्राम के अंदर रहेगा। स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेरेशन इन अ क्लास एंड इट्स डेफिनेशन ऑकर्स आउटसाइड द क्लास विदाउट द कीवर्ड स्टैटिक। स्टैटिक डेटा मेंबर का डिक्लेरेशन जो है वो हम क्लास के अंदर करेंगे विथ स्टैटिक कीवर्ड, लेकिन जब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे विद आउटसाइड द क्लास तब हमें वहाँ पे ये कीवर्ड लगाना ज़रूरी होगा स्टैटिक। तो डिक्लेरेशन के वक्त भी और डेफिनेशन के वक्त भी हमें दोनों जगह पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। आफ्टर दैट सिंटैक्स देखते हैं। क्लास नेम,
स्टैटिक डेटा टाइप डेटा मेंबर, जो भी वेरिएबल को हम स्टैटिक बनाना चाहते हैं उसके सामने हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो डेटा टाइप क्लास नेम, डेटा टाइप जो भी रहेगा इंट, जो भी आप इंट फ्लोट कैर, डेटा मेंबर इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू, और इनिशियल वैल्यू इसकी किससे होगी, जीरो से। जब वो क्रिएट होते हैं तभी उसकी वैल्यू जीरो से होती है, और इसकी दूसरी इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पर दूसरा इनिशियलाइजेशन हम इसके साथ में नहीं कर सकते हैं। अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या है वो देखते हैं। बाय डिक्लेयरिंग अ मेंबर फंक्शन एज स्टैटिक यू मेक इट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अगर हमने मेंबर फंक्शन को स्टैटिक बना दिया तो ये इंडिपेंडेंट हो जाता है एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, किसी के लिए भी इंडिपेंडेंट है ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड इवन इफ नो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एग्जिस्ट। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कभी भी कॉल कर सकते हैं, अगर वहाँ पर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं तभी भी, एग्जिस्ट नहीं करते हैं तभी भी। इट कैन बी एक्सेस यूजिंग ओनली द क्लास नेम एंड द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। आप इसको सिर्फ क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकते हो या फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसका सिंटैक्स है क्लास नेम स्टैटिक मेंबर फंक्शन, तो क्लास के नाम के साथ या फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, दोनों क्लास नेम भी होना चाहिए और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी होना चाहिए जब आप इस मेंबर फंक्शन को, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हो। Next is a static member function can only access static data member and any other functions from outside the class. Static member function can only access static. तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन वही ऑब्जेक्ट मेंबर डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है जो कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स होंगे, एंड एनी अदर फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, बाहर से वो कर सकता है, आउटसाइड द क्लास से वही फंक्शन स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टैटिक डेटा मेंबर को आउटसाइड द क्लास कॉल कर सकता है या फिर यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। आफ्टर दैट एरेज विद इन अ क्लास। एरे कैन बी डिक्लेयर्ड एज द मेंबर ऑफ अ क्लास। एरे को हम मेंबर ऑफ क्लास के इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। द एरे कैन बी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास। एरे को हम प्राइवेट भी बना सकते हैं, पब्लिक भी बना सकते हैं और प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं। और एरेज कैन बी डिक्लेयर्ड एज मेंबर ऑफ क्लास, में क्लास का मेंबर भी हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज एज मेंबर ऑफ क्लास, कंसिडर दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमें इस एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे एज अ क्लास मेंबर। मैंने अभी कहा कि यहाँ पर आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स के लिए, तो आपको यहाँ पर थ्योरी तो बहुत ज़्यादा लिखने के लिए है नहीं, इसलिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बताना पड़ेगा, इसलिए आपको हर इसमें आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देना ज़रूरी है। सो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर स्टूडेंट क्लास बनाई है और कॉन्स्ट इंटीजर साइज 5, स्टूडेंट की साइज यहाँ पर हमने रखी हुई है 5। तो इंट रोल नंबर, इंट मार्क साइज, पब्लिक वॉइड गेट डेटा। अब हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, एक तो रोल नंबर और दूसरा है मार्क्स जो कि है साइज। कितने मार्क्स साइज यहाँ पर जा रहे हैं 5, क्योंकि हमने ऊपर डिक्लेयर किया है कॉन्स्ट इंट, हमने इंट का साइज को हमने कांस्टेंट बनाया है, वो है 5, तो मार्क्स जो है हम वहाँ पर 5 ही एंटर कर सकते हैं। फिर पब्लिक वॉइड गेट डेटा, ये हमारा फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है। वॉइड टोटल मार्क्स, ये भी एक फंक्शन है हमारा यहाँ पर। एंड वॉइड स्टूडेंट गेट डेटा। अब गेट डेटा की जो बॉडी है वो हम बाहर डिफाइन कर रहे हैं, एंटर रोल नंबर एंड फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, एंटर मार्क्स इन i+1, मतलब 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जो है हमको यहाँ पर एंटर करना है, किसमें, गेट डेटा के अंदर। वॉइड स्टूडेंट टोटल मार्क्स, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल मार्क्स, तो इन टोटल इज इक्वल्स टू 0, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू साइज एंड आई प्लस प्लस टोटल मार्क्स आई। अब यहाँ पर जो हमने मार्क्स ऑफ साइज लिखा हुआ है, यही है हमारा एरे विद इन अ क्लास। क्लास के अंदर हमने यहाँ पर एरे डिजाइन किया हुआ है। तो मार्क्स, रोल नंबर, उसके बाद हमने इंट मार्क्स डिफाइन किया है साइज के साथ में। तो ये जो हमने यहाँ पर साइज बनाया है, साइज को जो हमने एरे बनाया है, इसी को हम कहते हैं एरे विद इन अ क्लास। तो आगे जाके यहाँ पर हमने इसका मार्क्स टोटल किया है और लास्ट में हमने वॉइड मेन स्टूडेंट stu डॉट गेट डेटा फंक्शन stu टोटल मार्क्स डिस्प्ले करेगा और गेट ch।
तो यहाँ पर आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि हर इसके साथ में प्रोग्राम आपको देना ज़रूरी है। और प्रोग्राम यहाँ पर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो रही है तो इसके लिए इसमें एग्जाम्पल्स जो है वो थोड़े से बड़े आएंगे, तो ज़्यादा कोडिंग यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर जो मार्क्स, इंट मार्क्स, एरे साइज लिखा हुआ है, एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर साइज लिखा है, यही है एरे विद इन अ क्लास। क्लास के अंदर हम जो है एरे डिजाइन कर रहे हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इन C++। अब एरे विद इन क्लास हो गया, अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इन C++ देखते हैं। लाइक एरे ऑफ अदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड एरे ऑफ टाइप क्लास। एरे ऑफ अदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स अगर हम बना सकते हैं, वैसे ही हम एरे ऑफ टाइप क्लास कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड। एरे ऑफ टाइप क्लास भी हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। द एरे ऑफ टाइप क्लास कंटेन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एज इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट। तो एरे ऑफ टाइप क्लास जो है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए, हर इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए हम उसका एरे डिजाइन कर सकते हैं। एन एरे ऑफ क्लास टाइप इज ऑल्सो नोन एज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे ऑफ क्लास को हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जैसे हमने लास्ट देखा एरे ऑफ क्लास डिजाइन किया था, वैसे ही हम उसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो एरे एंड ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड इन द सेम वे एज एरे ऑफ एनी बिल्ट इन डेटा टाइप। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हम उसी तरीके से डिक्लेयर करेंगे जैसे नॉर्मल वेरिएबल हम बिल्ट इन डेटा टाइप को हम डिक्लेयर करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, क्लास नेम एरे और उसका साइज। तो क्लास माई क्लास void sets int I, x इज इक्वल्स टू आई, int get x फंक्शन है ये यहाँ पर, रिटर्न x, void main my class obs 4, यहाँ पर एरे के अंदर लिखा हुआ है 4, दिस इज कॉल्ड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास का नाम दिया हुआ है माई क्लास और ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया हुआ है, यहाँ पर नेम क्या दिया हुआ है एरे का, obs स्क्वायर ब्रैकेट्स में 4, तो दिस इज कॉल्ड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इंट आई, देन उसके बाद फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन फॉर आई प्लस प्लस, ओबीएस आई डॉट सेट एक्स आई फंक्शन है यहाँ पर ये, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, फॉर आई प्लस प्लस, ओबीएस डॉट गेट डेटा एंड ओबीएस आई डॉट गेट एक्स। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ क्लास डिजाइन किया था, वैसे ही हम यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिजाइन कर रहे हैं। जस्ट लाइक माई क्लास ओबीएस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 4, तो यहाँ पर वो कितने एंट्रीज लेगा, ओनली 4। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कैन बी पास्ड एज आर्ग्यूमेंट टू मेंबर फंक्शन यूजिंग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक। तो ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फंक्शन आर्ग्यूमेंट के इसमें पास करेंगे, या तो हम कॉल बाय वैल्यू के इससे पास कर सकते हैं या फिर कॉल बाय रेफरेंस की टेक्निक से पास कर सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास्ड बाय वैल्यू, अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इनसाइड द फंक्शन। जब हम कॉल पास्ड बाय वैल्यू कर रहे हैं, हम जो ऑब्जेक्ट को जो वैल्यू है वो हम वैल्यू के थ्रू पास कर रहे हैं, तब हमें उसकी एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट की जो कॉपी है वो क्रिएट करना पड़ता है इनसाइड द फंक्शन। दिस कॉपी इज डिस्ट्रॉयड व्हेन द फंक्शन टर्मिनेट। ये जो कॉपी हमने डिजाइन की है फंक्शन के इनसाइड, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी जब फंक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। But remember, any changes made to the copy of the object inside the functions are not reflected in the actual object। लेकिन जो भी चेंजेस हम यहाँ पर उस कॉपी के अंदर करेंगे वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के अंदर, एक्चुअल ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट हम लोग दो टाइप से पास कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू से, कॉल बाय रेफरेंस से। लेकिन जब कॉल पास बाय वैल्यू कर रहे हैं हम, तब यहाँ पर हमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट का फंक्शन, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करना पड़ता है इनसाइड द फंक्शन। ये कॉपी डिस्ट्रॉय हो जाती है जब फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है। एंड फंक्शन रिमेंबर एनी चेंजेस, बट जब कोई भी चेंजेस हम फंक्शन के अंदर, कॉपी के अंदर मेड कर रहे हैं, जो भी हमने कॉपी डिजाइन की हुई ऑब्जेक्ट की बनाई हुई है, वो जो फंक्शन के अंदर हम चेंजेस करेंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे एक्चुअल ऑब्जेक्ट में। तो रिटर्न डेटा टाइप सिंटेक्स है इसका, रिटर्न डेटा टाइप मेंबर फंक्शन नेम एंड डेटा टाइप। तो यहाँ पर उसको रिटर्न डेटा टाइप देना है, वॉइड है या नॉन वॉइड है, मेंबर फंक्शन का नाम और उसके अंदर डेटा टाइप। इन केस ऑफ पास बाय रेफरेंस, अब कॉल बाय वैल्यू हो गया, अब पास बाय रेफरेंस करेंगे।
अगर हम वैल्यू जो है वो पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं तो ओनली अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट इज पास टू द फंक्शन, सिर्फ हम रेफरेंस ही पास कर सकते हैं ओनली टू द फंक्शन. द चेंजेस मेड टू द ऑब्जेक्ट विद इन द फंक्शंस आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. जो भी चेंजेस हम यहाँ पर बना रहे हैं, करने वाले हैं, वो रिफ्लेक्ट होंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट के अंदर. ऐसा पास बाय वैल्यू में नहीं हो रहा था. पास बाय वैल्यू में अगर कोई चेंजेस अगर हम कॉपी ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे एक्चुअल ऑब्जेक्ट में. लेकिन यहाँ पर रेफरेंस पास बाय रेफरेंस में हम कोई भी चेंजेस मेड करेंगे तो वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा. दिस मेथड इज यूजफुल बिकॉज एन रेफरेंस इज पास टू द फंक्शन एंड डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट इज प्रिवेंटेड. तो ये मेथड जो है वो बहुत यूजफुल होता है जब हम फंक्शन को डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट से बचाना चाह रहे हैं, हम वहाँ पर डुप्लीकेशन को रोकना चाहते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पास बाय रेफरेंस. तो इसका सिंटैक्स है रिटर्न डेटा टाइप मेंबर फंक्शन नेम डेटा टाइप एंड एम्परसेंट. एम्परसेंट हम हमेशा रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, एड्रेस पासिंग के लिए हम एम्परसेंट का यूज़ करते हैं. आफ्टर प्रोग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, एग्जाम्पल लिया हुआ है, हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम क्लास कॉम्प्लेक्स हमने लिया है, इंट रियल इंट इमेज void except सी आउट एंटर रियल एंड इमेजनरी नंबर रिस्पेक्टिवली. सीन रियल एंड इमेजनरी हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया है. एक्सेप्ट उसके अंदर हम वैल्यूज एंटर कर रहे हैं रियल एंड इमेजनरी पार्ट की. उसके बाद void add कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं आउटसाइड द क्लास. void add कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स. void डिस्प्ले एक नया फंक्शन और हमने void डिस्प्ले किया. इसका जो बॉडी है रिजल्ट रियल प्लस इमेजनरी. यहाँ पर रियल प्लस इमेजनरी को हम लोग प्लस कर रहे हैं, रियल और इमेजनरी जो पार्ट हमने डिक्लेयर किया था उसको प्लस कर रहे हैं. फिर उसके बाद आते हैं void कॉम्प्लेक्स, ऐड कॉम्प्लेक्स पी कॉम्प्लेक्स क्यू. अब हम यहाँ पर वैल्यूज पास कर रहे हैं, उसको आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं पी एंड दीज आर द कॉपी ऑफ दैट वेरिएबल. रियल इज इक्वल्स टू पी डॉट रियल प्लस क्यू डॉट रियल. इमेज इज इक्वल्स टू पी डॉट इमेज प्लस क्यू डॉट इमेज. void मेन कॉम्प्लेक्स ए कॉमा बी कॉमा सी. A dot accept function, B dot accept function and C dot add A comma B. अब यहाँ पर देखो पासिंग ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं एज अ आर्ग्यूमेंट. तो हम यहाँ से वैल्यू भी पास कर सकते हैं और रेफरेंस भी पास कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पास बाय वैल्यू कर रहे हैं. तो सी डॉट डिस्प्ले. तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप एग्जाम्पल के थ्रू ही इनको समझ सकते हो, अदरवाइज इनको समझना पॉसिबल नहीं है. तो ये एग्जाम्पल्स आप इनके बहुत सारे देखें तो आपको समझ में आएंगे. ये बुक्स में भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो आप वो रेफर कर सकते हो. आफ्टर दैट रिटर्निंग ऑब्जेक्ट. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट. एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास. ऑब्जेक्ट जो है ये इंस्टेंस ऑफ क्लास है, ये हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में ही पढ़ा था. मेमोरी इज ओनली एलोकेटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट व्हेन द क्लास इज डिफाइंड. मेमोरी जो है वो तभी एलोकेट होती है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ना कि जब क्लास डिफाइन होती है. क्लास डिफाइन करोगे तो भी वहाँ पर उसको मेमोरी अलोकेट नहीं होती है. जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तभी उसको मेमोरी अलोकेट होती है. तो एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिटर्न बाय अ फंक्शन यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड. तो ऑब्जेक्ट को कैन बी रिटर्न, फंक्शन को जब हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं तब वो किसके थ्रू करते हैं, रिटर्न कीवर्ड के थ्रू. एंड अ प्रोग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट दिस इज गिवन एज फॉलोज. तो यहाँ पर भी प्रोग्राम है, यहाँ पर भी थ्योरी बहुत कम है, आपको प्रोग्राम के थ्रू ही इसको समझाना है. तो यूजिंग नेम स्पेस क्लास पॉइंट, हमारी क्लास जो है पॉइंट है, प्राइवेट इंट एक्स कॉमा इंट वाई. उसके बाद पब्लिक यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं पॉइंट इंट एक्स इज इक्वल्स टू x1 इज इक्वल्स टू 0 इंट y1 इज इक्वल्स टू 0. x इज पहले हमने उसको इनिशियलाइज किया 0 से, अब हम कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू x1 y इज इक्वल्स टू y1. पॉइंट ऐड पॉइंट, हमने नया फंक्शन डिफाइन किया पॉइंट ऐड पॉइंट, हम उसको वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं p. पॉइंट टेम्प, यहाँ पर जो पॉइंट है ये डेटा टाइप का वर्क कर रहा है, डेटा टाइप एज अ डेटा टाइप. पॉइंट टेम्प डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस पी डॉट एक्स. टेम्प डॉट वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस पी डॉट वाई. रिटर्न टेम्प, ये जो रिटर्न लिखा है ये रिटर्निंग ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न ऑब्जेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. रिटर्न टेम्प. void डिस्प्ले सी आउट एक्स सी आउट वाई. देन पॉइंट p1 5 3, अब उसको वैल्यू पास कर रहे हैं, x को वैल्यू 5 कर रहे हैं, y को वैल्यू 3 p1 के लिए, p2 के लिए 12 एंड 6.
और पॉइंट P3 सबको प्लस करने के लिए तो P1 डॉट डिस्प्ले, P2 डॉट डिस्प्ले एंड लास्टली रिटर्न 0। तो यहाँ पर हमने जो रिटर्न टेम्प किया है दिस इज कॉल्ड रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर दिस यूनिट 2। ये हमारा यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक था, तो हमारा यूनिट 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगा वहाँ पर हम यूनिट 3 शुरू करेंगे, जहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग एंड देखेंगे। सो इस पे कोई भी आपको डाउट्स होंगे या फिर आपको इसके नोट्स नहीं मिल रहे होंगे, कोई एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हम मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। तो इसमें कोई भी डाउट्स होंगे तो आप वो पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।